हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इसमें 4 या 5 यूनिट्स हैं ना। हम हर यूनिट को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके हर पार्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर मैं आपको एक फ्लो में पढ़ाऊंगी तो आई गेस थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो मैं इसको पार्ट वाइज ही अपलोड करूंगी। यूनिट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वैसे तो आपको एमबीए बीबीए और बीसीए में भी यूजफुल है। बीसीए में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, मेन नहीं होता है। तो मैंने सबको कंसिडर करके ही ये सिलेबस को डिजाइन करके बनाया यूनिट। इन केस अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड जो इसके नोट्स होंगे वो टेलीग्राम में मैं पिन कर दूंगी, आप जाके वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी फॉर्मेट में आपको ये नोट्स मिलेंगे ताकि आपको इजीली समझ भी आए और आप इजीली इसको पढ़ भी पाएं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट यूनिट। आज का पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग मिलके कोई कंपनी या कोई फर्म खड़ी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होगा कि आप उन जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आप उनके बिहेवियर को स्टडी करो। आप ये पता लगाओ कि उनका बिहेवियर जो है वो किस वजह से है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं। ठीक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें आप ये पता करते हो, या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो होते हैं लोगों के, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है, और वहाँ के जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अपने गोल्स को वो एफिशिएंटली अचीव कर पाए। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर सिंपल वर्ड्स में हमें किसी को बताना हो तो हम ये बोलेंगे कि इसका मतलब होता है कि लोग कैसे अपने काम पे या कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं, और अगर वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसका क्या रीजन है, वो वैसे क्यों कर रहे हैं। ठीक, और ये जो उनका बिहेवियर है इससे वो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होगा। तो ये मेन 3 चीज आपको अपने आंसर में लिखनी है कि हाउ पीपल बिहेव एट देयर वर्क या एट देयर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज इट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाई डू दे बिहेव दैट वे। ठीक, अब आता है नेचर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर कैसा होता है। इसका नेचर जो होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जिसका मतलब इसमें आप अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स इनकलकेट होते हैं या मैनेज होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स आते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसमें कैसे आती है? साइकोलॉजी इस तरीके से आती है क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो। इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट से अलग अलग आइडियाज आते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, जिसको हम इस तरीके से यूज करते हैं कि हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट होता है। फिर आता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी को हम यूज करते हैं ताकि हम ये बता पाएं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहाँ के ग्रुप डायनामिक्स कैसे हैं, वहाँ की ऑफिस पॉलिटिक्स कैसी है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें सोशोलॉजी से मिलती है। फिर आती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से हम क्या सीखते हैं, उससे हम ये पता लगा पाते हैं उसको यूज करते हुए कि वहाँ की वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, और उस पूरे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ों की नॉलेज हमें एंथ्रोपोलॉजी से मिलती है। पॉलिटिकल साइंस इसमें किस तरीके से यूज होती है? ये इस तरीके से यूज होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन पावर में है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, या कौन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट करवाता है, किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें पॉलिटिकल साइंस से आती है। और इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली वहाँ के रिसोर्सेज पर फोकस करती है, इंसेंटिव, पेमेंट, प्रोडक्टिविटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स से हम समझते हैं। तो इसीलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, ये इसके नेचर है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होता है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मतलब उसमें अलग अलग डिसिप्लिन की नॉलेज हम यूज करते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल हम क्या देखेंगे कि जब एक कंपनी बनती है, एक कंपनी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाती है, तो वो उसमें साइकोलॉजी भी यूज करती है थ्योरीज डालने के लिए, सोशोलॉजी यूज करती है ग्रुप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इकोनॉमिक्स यूज करती है अपने कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करने के लिए। सेकंड, इसका नेचर क्या होता है? ये ह्यूमन ओरिएंटेड होती है।
जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो ह्यूमंस होते हैं वो सेंटर में आते हैं। मतलब पूरी जो स्टडी होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसका सेंट्रल पॉइंट ह्यूमंस होते हैं। एम्प्लॉयज को बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन्स या टूल्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम और ह्यूमंस को या एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट की तरह कंसिडर करते हैं। थर्ड, ये गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिहेवियर है, जो भी उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका मोटिव ये होता है कि अपने अपने थ्योरीज के थ्रू या अपने फैक्ट्स के थ्रू या अपने मेजर्स के थ्रू वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाए। वहाँ के इंडिविजुअल्स जो हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको इस तरीके से वो मोटिवेट करे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। फोर्थ नेचर होता है कि ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी स्टैटिक नहीं होती। वो हमेशा चेंज करते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, वर्कफोर्स बदलती है और ग्लोबलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस बदलती रहती हैं। सो सब्सिक्वेंटली क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ के लोग हैं उनका बिहेवियर भी स्टैटिक नहीं होगा। सो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डायनामिक भी होता है। फिर आता है अप्लाइड साइंस। इसका फिफ्थ नेचर है कि अप्लाइड साइंसेस को यूज करती है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो थ्योरीज को भी लगाता है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी लगाता है, ताकि वो अपनी जो भी उसकी इश्यूज हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो रिजॉल्व कर पाए। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का मतलब होता है सिर्फ आप लोगों के बिहेवियर को ही अंडरस्टैंड करो। उसका मतलब ये भी होता है कि आपने जब बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लिया, स्टडी कर लिया, तो आप उस नॉलेज को यूज करो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग मतलब के हेल्प से आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। जैसे कि आप उसके जो काम करने के आवर्स हैं उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, उसको वर्क फ्रॉम होम दे सकते हो, उसकी वर्क प्लेस कंडीशंस इंप्रूव कर सकते हो, उसका जो वर्कलोड है उसको कम कर सकते हो। तो ये सब आता है अप्लाइड साइंस के अंदर। ठीक। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर। फिर आता है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्कोप का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो या कहाँ कहाँ इसको आप स्टडी कर सकते हो। तीन लेवल्स पे होता है। इंडिविजुअल लेवल पे, जहाँ पे आप ये फोकस करते हो कि एक सिंगल एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, कैसे थिंक करता है। ठीक, उसमें आप उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करते हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है। परसेप्शन क्या है, वो लोगों को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, वो लोगों के बारे में क्या सोचता है। लर्निंग, कि वो कितनी जल्दी नई स्किल्स एक्वायर कर लेता है। फोर्थ एरिया जिस पे आप फोकस करते हो वो होता है एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोटिवेटेड कितना रहता है, वो कितना स्ट्रेस लेता है और उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं। इन सब चीजों की मदद से आप एक इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर अंडरस्टैंड या स्टडी कर सकते हो। सेकेंड लेवल होता है ग्रुप लेवल। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ग्रुप लेवल पे भी आप यूज करते हो, जिसमें आप ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी करते हो टीम्स में। जैसे कि उसके अंदर आप क्या क्या एरियाज पे फोकस करते हो, ग्रुप बिहेवियर कि लोग कैसे ग्रुप्स में इंटरेक्ट करते हैं, लीडरशिप कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्या वो आप आपस में आराम से अपनी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अथॉरिटेटिव का नेचर अथॉरिटेटिव है या जिसको इन्फ्लुएंस करना है बाकी लोगों को। टीम वर्क की जो इंडिविजुअल्स उस ग्रुप में हैं, क्या वो कोलैबोरेटिवली अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। थर्ड लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी देखते हो एज अ होल। उसमें आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हो, वहाँ के कल्चर पे फोकस करते हो कि वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है। वहाँ पे आप देखते हो कि कितनी आसानी से वो चेंजेस जो मार्केट में हो रहे हैं उनसे अडेप्ट कर पाते हैं। और वहाँ के एचआर प्रैक्टिसेस पे भी आप फोकस करते हो कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसा है, वहाँ कंपेंसेशन कैसे मिलती है, वहाँ क्या लोगों के काम को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी जिसका अच्छा कल्चर होता है काम का, ठीक, वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेटेड रखती है ताकि वो नए नए आइडियाज लेके आए, बेटर परफॉर्म करें। अब आता है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसके गोल्स क्या हैं। इसको करने से, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ने से या उसको फॉलो करने से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इसका काम सिर्फ इतना नहीं होता कि आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करो। इसका काम ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको हेल्प करे अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेटर अचीव करने के लिए। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव या पहला गोल या पहला एम यही हो गया, या बेनिफिट भी बोल सकते हो आप इसको, कि वो लोगों के बिहेवियर को, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है।
दूसरा, ये ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अगर एक इंसान अपने जॉब में खुश नहीं है, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसकी मदद से आप उसके फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। लाइक अगर वो खुश नहीं है अपने काम में, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सूनर और लेटर वो रिज़ाइन करने की सोचेगा। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ने के बाद लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को भी काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। थर्ड, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको टूल्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, ताकि उनका एटीट्यूड बदले और वो अपने काम की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से अलाइन हो पाएँ। ठीक, फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव होता है या इसका गोल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। वहाँ के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से काम करें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन सक्सेसफुल हो पाए। फिफ्थ गोल होता है कि जो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो खुश रहें, मोटिवेटेड रहे। और सिक्स्थ गोल होता है कि लीडरशिप और टीम वर्क उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ की सारी टीम्स बहुत इफेक्टिवली, बहुत कॉर्डियली आपस में काम करें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ठीक। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, या किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये पूरा बिल्ड है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी मदद से जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जगह को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, ताकि वहाँ पे लोग काम करना एंजॉय करें। ठीक। पहला कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल्स अलग हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, उनकी वैल्यूज अलग होंगी, जिस तरीके से वो लाइफ को देखते हैं वो नेचर अलग होगा। तो जिसकी वजह से आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स, अलग अलग पर्सनैलिटी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो एम्प्लॉयज़ हो तो उनका सेम तरीका हो ज़िंदगी जीने का या काम करने का। सेकंड, होल पर्सन कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है होल पर्सन कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, वो ह्यूमंस हैं। वो एक इन रियलिटी एक होल इंसान है, एक होल ह्यूमन बीइंग है, जिनके अपनी इमोशंस हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी कुछ वैल्यूज हैं, जिनको लेकर के वो वर्क प्लेस में आते हैं और काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक मशीन की तरह, जस्ट वर्कर की तरह ट्रीट करें और उनकी इमोशंस, पर्सनल लाइफ को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दें। सो इसीलिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग वर्क प्लेस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले वो देखते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ को वैल्यू करते हैं, नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो, और ये समझो कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी होता है। देन कम्स मोटिवेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है मोटिवेशन। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब वो उन चीज़ों पे ज़्यादा काम, अच्छे तरीके से काम करता है जहाँ उसे पता है कि मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आप उनको मोटिवेटेड रखें, उनको बताएं कि वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा। उनको कुछ इंसेंटिव्स दें जिसकी वजह से वो गोल ओरिएंटेड रहें, बहुत फोकस्ड रहें, उनको लगे कि हाँ, हमारे वर्क को कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है। देन कम्स ह्यूमन डिग्निटी। और ओबी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो एम्फोसाइज करती है ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर, उनकी रिस्पेक्ट के ऊपर, उनकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर। आपको उनको ट्रस्ट करना होगा, लॉयल्टी देनी होगी, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर देना होगा, ताकि वो आपकी कंपनी में थ्राइव करें, अच्छे तरीके से काम करें, और आपकी कंपनी इन द लॉन्गर रन एक बेटर बेटर प्लेस पहुंचे। देन कम्स म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशंस तब सक्सीड होती हैं जब इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका गोल कुछ और है और कंपनी का गोल कुछ और है। तो जब एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैच होते हैं, जब वो अलाइंड होते हैं, तो बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सीड करने के।